अपने तय मैं यही कर सकता था कि उसे नजरअंदाज करता रहूं, और यही मैं कर रहा था। शायद ये दिलचस्पी की बजाय नफरत हो। मेरे दिमाग में एक नाकाबिले कबूल सोच लहराई। उसी वक्त ब्रेक खत्म होने की घंटी हुई और मैं सर झटक कर क्लासरूम की चार में बढ़ गया। 3 दिन ल्यूपोल्ड टेलीस्कोप साइट के बारे पढ़ाने के बाद चौथे दिन हमें अमली तौर पर फायरिंग रेंज पर ले जाया गया। जदीद सहूलियात से मजीद वो एक बेहतरीन फायरिंग रेंज थी। यहाँ पाकिस्तान में आउटडोर फायरिंग रेंज में मुख्तलिफ फासलों पर फायर करने के लिए फायरर को हदफ से दूर जाना पड़ता है और हदफ एक जगह पेवस्त होते हैं। वहाँ इसके बरक्स हरकती हदफ लगे हुए थे। फायरर को अपनी जगह से हिलना नहीं पड़ता था। बटन दबाकर हदफ को 25 मीटर से लेकर 30,000 मीटर के फासले तक बआसानी करीब या दूर किया जा सकता था। क्लास के तलबा की तादाद के बराबर रेंज मास्टर स्नाइपर राइफल्स दस्तयाब थीं। तमाम स्नाइपर्स को अलग-अलग राइफल मिली। हर एक ने अपनी राइफल को खुद ही फायर के लिए दुरुस्त करना था। रहनुमाई के लिए इंस्ट्रक्टर मौजूद थे। रेंज पर 10 हदफ नस्ब किए गए थे और हर हदफ ताकतवर कैमरे की जद में था। एक फायरर अपने हर फायर के बाद करीब लगे स्क्रीन पर फायर शुदा गोली को बआसानी देख सकता था। अगले 2 दिन हमने मुख्तलिफ फासलों से हदफ पर फायर करने में गुजारे। फायरिंग की कार्रवाई दोपहर तक होती, इसके बाद हम वापस आ जाते। दूसरे दिन फायर के इख्तिताम पर इंस्ट्रक्टर ने हमें अगले दिन फाइनल फायर के मुतल्लक बता दिया। ल्यूपोल्ड टेलीस्कोप साइट का इख्तितामी फायर था। उसके बाद स्नाइपर कोर्स की शुरुआत होना थी। हम दोनों अपनी अपनी राइफल कमरे ही में उठा लाते थे। वहाँ राइफल कमरे में लाने की इजाजत थी, अलबत्ता किसी भी स्नाइपर को एमुनेशन कमरे में ले जाने की इजाजत नहीं थी। सरदार खान मुझसे मुखातिब हुआ, ज़ीशान भाई, कल हिंदुओं को आगे न बढ़ने देना। सीनियर तुम हो सरदार भाई, और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। लांस नाइक और सिपाही में फर्क ही कितना होता है। मैं हंसा, ये तुम्हारी सोच है। पाक आर्मी में तो एक दिन पहले आने वाला सीनियर गर्दाना जाता है और तुम 2 मुख्तलिफ रैंकों को मुबासल करने के चक्कर में हो। वो तरकीब तरकीब बोला, मगर ये पाकिस्तान तो नहीं है ना। मैं कब पीछे रहने वाला था, फौरन जवाब दिया, हम तो पाकिस्तानी है ना भाई, तुम शायद भूल रहे हो। वहाँ पहले नंबर पर कौन आया था? पहले नंबर पर आने से ओहदे में फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। अच्छा मजाक छोड़ो ना यार, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मगर ये भी देखो कि तुम्हारा फायर मुझसे कहीं बेहतर है। ठीक है, फिलहाल तो राइफल को साफ कर लें। मैं इस बात में सर हिलाते हुए क्लीनिंग रॉड में चंदी डालने लगा। वो भी अपनी राइफल की तरफ मुतवज्जा हो गया। राइफल की बैरल फायर के बाद अंदर से बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है। फायर से पैदा होने वाली आलूदगी राइफल की बैरल के अंदर जम जाती है। अगर इस आलूदगी को साफ न किया जाए तो बहुत जल्द बैरल अंदर से खराब हो जाती है। नतीजे के तौर पर राइफल फायर के काबिल नहीं रहती। एक अच्छा स्नाइपर अपनी राइफल की सफाई का एहतमाम अपने चेहरे से भी ज्यादा करता है। अगले दिन फायरिंग रेंज पर पहुंचते ही हमारे सीनियर इंस्ट्रक्टर मेजर जेम्स मैथोनी हमें इख्तितामी फायर के मुतल्लक जरूरी हदायत देने लगा। आज ल्यूपोल्ड टेलीस्कोप साइट से फायर करने का इख्तितामी मरहला है। किसी भी सिखलाई की क्लास में अगर मुकाबले की फिजा पैदा न की जाए तो सिखलाई के अंदर तलबा की दिलचस्पी न होने के बराबर होती है। यही वजह है कि आज इख्तितामी फायर के बाकायदा नंबर दिए जाएंगे। हर स्नाइपर को 5 गोलियां दी जाएंगी, जिन्हें वो अपनी मर्जी से किसी भी फासले पर से फायर कर सकता है। फासले की इकाई 300 मीटर है और यहाँ से एक गोली के हदफ को लगने के नंबर इशारिया 25 होंगे। 500 मीटर से एक गोली के नंबर इशारिया 50, 700 मीटर से एक गोली का 1 नंबर, 1000 मीटर से एक गोली के 2 नंबर, 1500 मीटर से एक गोली के 3 नंबर और 1800 के फासले से एक गोली के 6 नंबर होंगे। कोई भी फायरर अपनी तमाम गोलियां 300 मीटर के फासले से भी फायर कर सकता है और 1800 मीटर के फासले से भी, बल्कि 1900 या 2000 मीटर से फायर करने की भी ममानत नहीं है। 1900 मीटर पर एक गोली के 9 नंबर होंगे। यहाँ मैं ये बताना जरूरी समझता हूँ कि ल्यूपोल्ड साइट की रेंज 2000 मीटर तक है, मगर मैं खुद 1700 के बाद हदफ को निशाना बनाने में नाकाम रहा हूँ। हमारे एक इंस्ट्रक्टर हुआ करते थे, पीटर स्मिथ। वो 18 मीटर के फासले से हदफ को निशाना बना लेते थे, लेकिन तुम लोगों की बदकिस्मती कि मैं उनसे तुम्हारी मुलाकात नहीं करा सकता, क्योंकि करीबन 2 माह पहले वो वफात पा चुके हैं। खैर ये ज़िमनी बात थी। मैं तुम लोगों के हौसले को महमीज नहीं करना चाहता। और याद रखना कि ये फायर जोड़ियों की सूरत में हो रहा है, इसलिए 2 आदमियों के नंबर मिलाकर नताइज का ऐलान किया जाएगा। अब तमाम स्नाइपर्स अपने फायरिंग अड्डों पर तशरीफ ले जा सकते हैं। मेजर जेम्स मैथोनी की बात खत्म होते ही हम फायरिंग अड्डों की जानिब बढ़ गए। मैं सरदार खान को फायरिंग की हदायत के मुतल्लिक बताने लगा। मेरी बात अभी दरमियान में थी कि मुझे मेजर जेम्स मैथोनी ने पुकारा। मिस्टर ज़ीशान, वो मेरे नाम में अलफ को हज़फ कर देते थे। जी सर, मैंने रुक कर जवाब दिया। मेरे पास आ सकते हो? यस सर, कहकर मैंने सरदार को कहा, तुम जाओ, मैं इंस्ट्रक्टर की बात सुनकर आता हूँ। और सरदार सर हिलाकर फायरिंग अड्डे की समत चल पड़ा, जबकि मैं मेजर जेम्स मैथोनी की जानिब बढ़ गया था। उसके नजदीक जेनिफर हेंसले, यहूदी डोनाल्ड पास्को, जापानी मान जिन ली, श्रीकांत और जमील खान अफगानी खड़े थे।
जी सर। मैंने करीब जाकर उसे सल्यूट किया। सर के इशारे से मेरे सल्यूट का जवाब देते हुए वो गोया हुआ। तमाम को बुलाने का मकसद ये है कि प्रैक्टिस फायर की कंप्यूटर रिपोर्ट के मुताबिक 6 लोगों का फायरिंग रिजल्ट सबसे अच्छा है। आज फाइनल टेस्ट है और मेरी ख्वाहिश है कि पहली पोजीशन पर तुम्ही में से कोई खड़ा नजर आए, लेकिन ये याद रखना कि किसी अकेले की कारकर्दगी उसे पहला नंबर नहीं दिला सकती। स्नाइपिंग में अपने साथी को भी साथ लेकर चलना पड़ता है। कैप्टन हेंसले, तुम्हारे पास तो साथी के चुनाव की 3 ऑप्शंस मौजूद हैं। इसी तरह मिस्टर डोनाल्ड के पास भी 3 ऑप्शंस मौजूद हैं कि ये अपने किसी भी हमवतन का इंतखाब कर सकते हैं, लेकिन बाकी चारों के पास ऐसी कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, इसलिए एहतियात की जरूरत है। पहले 3 पोजीशनों का हासिल तुम्हारे और तुम्हारे मुल्क के लिए जरूर काबिल फख्र बात होगी। क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? जी सर, हमने बैक जुबान कहा। उसी वक्त फायरिंग की आवाजें हमारे कानों में पड़ना शुरू हो गई थी। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेजर जेम्स ने हमें वापस जाने का इशारा किया और हम अपने अपने फायरिंग अड्डों की जानिब बढ़ गए। वहाँ चूंकि फायरिंग के 10 अड्डे बनाए गए थे, इसलिए हर अड्डे पर 7-8 स्नाइपर फायरिंग करते थे। हमारे अड्डे पर इंडियन और नेपाली स्नाइपर भी हमारे साथ मौजूद थे। मैं इस लिहाज से बाकियों से खुशकिस्मत था कि मेरा साथी भी एक अच्छा फायरर था। ये सोच मेरे दिमाग में सरगर्दा थी कि रिजल्ट अनाउंसमेंट करने वाले की दिलकश आवाज मेरे कानों में पड़ी। ऐलान क्या था? उसने मेरे सर पर बम फोड़ डाला था। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले सरदार खान ने 300 मीटर के फासले से 5 गोलियां कामयाबी से हदफ पर हिट कर दी हैं। वो दूसरे कुछ नाम भी ले रही थी, मगर मेरे दिमाग में साई साई होने लगी थी। मेरे साथ चलने वाले श्रीकांत ने कहका लगाया, लो जी साथी, तुम्हारे बड़ी ने कामयाबी से 5 गोलियां हदफ पर मार दी हैं और एक निशाना भी खता नहीं हुआ। गम गुस्से को जब्त करता मैं फायरिंग अड्डे पर पहुंचा। सरदार खान, ये क्या कर दिया? मेरा लहजा और अंदाज ऐसा नहीं था कि वो परेशान न होता। क्या हुआ जीशान भाई? देखो तो मैंने तमाम गोलियां हिट कर। मैंने झल्ला कर कहा, तुम्हें किसने कहा था कि फायरिंग शुरू करो? मुझे उसने कहा था। उसने राजपाल की जानिब इशारा किया। राजपाल मासूमाना लहजे में कहने लगा, मैंने तो फक्त इतना बताया था कि हर स्नाइपर को इजाजत है वो जिस फासले से चाहे फायर करे। और क्या ये गलत है? जीशान भाई, आखिर माजरा क्या है? मुझे भी तो बताओ, क्या गलत कर दिया है मैंने? और तुम्हें मालूम तो है मुझे अंग्रेजी जुबान नहीं आती। श्रीकांत तंजिया लहजे में बोला, इसलिए मशवरा दिया था कि पढ़ लिख कर आना था। मिस्टर श्रीकांत, प्लीज अपने काम से काम रखें, और ये सारा कसूर तुम्हारे साथी का है। उसे क्या जरूरत थी आधी बात बताने की? राजपाल ने तलखी भरे लहजे में कहा, मैं किसी का नौकर नहीं कि तर्जुमा करता फिरूं। साथ ही श्रीकांत ने लुकमा दिया, हमें दोष देने की बजाय अपने साथी को झिड़को। राजपाल की हरकत घटिया होने के बावजूद मैं उसे कुछ नहीं कह सकता था। सरदार खान भी बराबर का कसूरवार था, उसे मेरा इंतजार करना चाहिए था। मेरे साथ आओ सरदार। मैं वापस मेजर जेम्स की जानिब मुड़ गया। सरदार भी सर हिलाता हुआ मेरे साथ हो लिया। जीशान भाई, बताओ तो सही, हुआ क्या है? सरदार ने परेशानी भर लहजे में पूछा। यार सरदार, तुम्हें मेरा इंतजार करना चाहिए था। हिंदू को दुश्मन समझने के बावजूद तुमने उसका एतबार कर लिया। उसने मुझे चैलेंज किया था कि 1 मिनट में 5 गोलियां फायर नहीं की जा सकती। बस मुझे गुस्सा आ गया। मैंने सोचा जब हर आदमी की मर्जी है कि वो जिस फासले से चाहे फायर करे, तो क्यों ना 300 से फायर करके इस हिंदू का मुंह तो बंद कर दूं। यकीन करो, तुम्हारे आने से पहले उसने मेरी पीठ थपथपा कर मुझे शाबाश दी थी। हाँ, शाबाश तो उसने देना थी कि हमें पोजीशन से जो आउट कर दिया। क्या मतलब? मतलब ये है जनाब कि 300 के फासले से 1 गोली लगने के इशारिया 25 नंबर है और तुम्हारे 5 गोलियों के टोटल 1.25 नंबर मिले हैं। अब बस मेरे वाली 5 गोलियां रहती हैं और इन 5 गोलियों से हम कैसे किसी पोजीशन पर आ सकते हैं? मेरी बात सुनकर सरदार एकदम चुप हो गया था। उसे गलती का एहसास तो हो गया था, मगर अब तीर कमान से निकल चुका था। मेजर जेम्स ने हमें अपनी जाने बातें देख लिया था। वो एक बड़ी स्क्रीन पर मुख्तलिफ स्नाइपर्स के फाइट का जायजा ले रहा था। मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने हैरानी से पूछा, मिस्टर जिशन, तुम्हारे साथी ने क्या बेवकूफ़ी का मुजाहिरा किया? सर, इसी सिलसिले में हाजिर हुआ था। ये असल में इंग्लिश जुबान से नाबलद थे। राजपाल ने इसे मिस गाइड किया और उसने तमाम गोलियां 300 के फासले से फायर कर दी। तो इस जमन में मैं क्या कर सकता हूँ? सर, अगर मेरे साथी को दोबारा मौका दिया जाए। नहीं जीशन, ऐसा कैसे हो सकता है? इस तरह तो वो तमाम जो एक दफा फायर कर चुके हैं दोबारा फायर करने पर इसरार करेंगे। मुआजरत ख्वाह हूं, बस इसे अपनी किस्मत समझकर कबूल कर लो। ओके सर। मेजर जेम्स का हाथ में लहजा सुनकर मैंने मजीद मिन्नत जारी से परहेज करते हुए वापस जाना जरूरी समझा। मैं माफी चाहता हूँ जीशान भाई। सरदार खान ने उन नदामत भरे लहजे में कहा, मेरी वजह से ये गड़बड़ हुई। अच्छा छोड़ो यार, मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, शायद पोजीशन हमारी किस्मत में ही नहीं थी। वापस फायरिंग अड्डे पर जाकर मैं श्रीकांत पार्टी को फायर करते देखने लगा। खुद मेरा जीप बिल्कुल फायर से उचाट हो गया था। श्रीकांत ने 1500 मीटर से 4 गोलियां हिट की और उसकी 1 गोली खता हो गई थी। फायर अड्डे से पीछे हटकर उसने मुझे फायर करने की दावत दी। शुक्रिया, आप जारी रखें। मेरा मूड सख्त ऑफ था। श्रीकांत ने महनी खेज हंसी के साथ नेपाली स्नाइपर को दावत दे दी। दोनों नेपाली स्नाइपर फायर करने लगे। उसके बाद राजपाल ने अपनी 5 गोलियां 1000 मीटर के फासले से फायर करके 10 नंबर हासिल कर लिए। जेनिफर ने 5 गोलियां 1500 मीटर के फासले से कामयाबी से हिट करके 15 नंबर हासिल कर लिए थे। जेनिफर के साथी ने भी 10 नंबर हासिल कर लिए थे। पहली पोजीशन पर 25 नंबर के साथ जेनिफर पार्टी विराजमान थी।
24 नंबर हासिल करके इसराइल का डोनाल्ड पास्को और उसकी साथी स्नाइपर एंड्रिया ब्रिटन दूसरी पोजीशन पर थी, जबकि 22 नंबरों के साथ तीसरी पोजीशन पर जापानी और इंडियन स्नाइपर्स की टीमें आई थी। सबसे कम नंबर हमारी टीम के थे, 1.25 नंबर के साथ हम सबसे आखिरी पोजीशन पर थे। तमाम अभी तक मेरे पास 5 गोलियां मौजूद थीं। मेरा नाम अनाउंस करके मुझे मुतल्ला किया गया कि फायर से रह जाने वाला मैं अकेला स्नाइपर बाकी हूँ। उसी वक्त जेनिफर भी वहां पहुंच गई, शायद मुझ पर तंज करने आई थी। तीसरी पोजीशन की मुबारक हो मिस्टर कांत, वो बाआवाज बुलंद श्रीकांत को मुबारक देते हुए बोली। शुक्रिया कैप्टन, असल मुबारकबाद की मुस्तहिक तो तुम हो। सही कहा, वो तंजिया लहजे में कहने लगी। वैसे हमने और तुम्हारे पड़ोसियों ने ब्रैकेट बना दी है, एक साइड पर हम और दूसरी जानिब तुम्हारे हमसाए। भला वो कैसे? श्रीकांत मुझे चलाने का कोई मौका कैसे हाथ से जाने दे सकता था? वो इत्मीनान से बोली, अव्वल हम और सबसे पीछे पाकिस्तान, दरमियान में बाकी सब। जवाबन श्रीकांत कहका लगाते हुए बोला, ऐसी भी कोई बात नहीं कैप्टन, मिस्टर जीशान की 5 गोलियां बकाया हैं, यकीनन वो 500 से फायर करके 2.5 नंबर ले लेगा। 1.25 नंबर उनके पास पहले से मौजूद है, बस 3.25 नंबर लेकर हमारे साथी सेकंड लास्ट हो जाएंगे। और यह तुम्हें मालूम होगा कि इंडोनेशियन स्नाइपर्स के 3.5 नंबर हैं। दोनों ने बाआवाज बुलंद इस्तजाही कहका लगाया। मैं खून के घूंट पी कर रह गया था। सरदार उनकी गुफ्तगू तो नहीं समझ पा रहा था, मगर ये अंदाजा उसे जरूर था कि वो हमारे मुतल्लक ही कुछ कह रहे हैं। मगर इस वक्त वो इतना पेशिमा था कि गुस्सा भी जाहिर नहीं कर पा रहा था। उसी वक्त मैंने मेजर जेम्स को अपनी जानिब आते देखा। आर यू फाइन मिस्टर जीशन? करीब आते ही वो फिक्रमंदी से मुस्तफसर हुआ। यस सर, मैंने इस बात में सर हिलाया। तुम फायर नहीं कर रहे हो? कोई मतला नहीं सर, बस फायर करने ही लगा था। अपनी राइफल उठाकर मैं फायरिंग अड्डे की जानिब बढ़ा। सुनो, मेजर जेम्सन ने मुझे मुतवज्जा किया। तुम 5 गोलियां 1500 मीटर के फासले से हिट करके चौथी पोजीशन ले सकते हो। उस वक्त अफगानी स्नाइपर 16 पॉइंट के साथ चौथी पोजीशन पर है। 1500 मीटर से 5 गोलियां। श्रीकांत ने कहका लगाया। जेनिफर और गोपाल ने भी उसका साथ दिया था। मैं उनके कहके पर तबसरा किए बगैर फायरिंग पोजीशन बनाने लगा। फायरिंग के लिए सबसे बेहतरीन और आरामदेह पोजीशन लेटी पोजीशन होती है। इसी हालत में एक फायरर के तमाम आजाब पुरसकून हालत में होते हैं, और फिर रेंज मास्टर के साथ फायर करने में सबसे बड़ी सहूलत यह है कि राइफल के साथ लगी 2 पाई की वजह से बैरल को थामने की जरूरत नहीं पड़ती है। फायरर को सिर्फ बट को संभालना पड़ता है। हदफ को हरकत देने वाले बटन को दबाकर मैंने हदफ को 1500 मीटर के फासले पर एडजस्ट किया। लियोपोल्ड टेलीस्कोप साइड पर भी 1500 मीटर का फासला एलिवेशन नाब पर सेट करके मैंने हदफ के दरमियान में शस्त्र ली और सांस रोक कर ट्रैगर दबा दिया। साथ लगी स्क्रीन पर नजर डालने से पहले मेरी समातों तक श्रीकांत पार्टी का कहका पहुंच गया था। गोली हदफ के दाएं तरफ निकल गई थी। मैंने सिटपटा कर साइड पर लगी डिफ्लेक्शन नाब को देखा। डिफ्लेक्शन नाब से राइफल की दाएं बाएं की गलती दुरुस्त की जा सकती है। मैंने डिफ्लेक्शन 0 लगाई हुई थी, क्योंकि राइफल में दाएं बाएं की कोई गलती मौजूद नहीं थी, और चूंकि मैं 2 दिन से इसी डिफ्लेक्शन पर फायर कर रहा था, इसलिए मैंने डिफ्लेक्शन नाब को छूने की जरूरत महसूस नहीं की थी। लेकिन गलती मुझसे ये हुई कि मैंने अपने कमीने और कमजोर दुश्मन को नजरअंदाज कर दिया था। किसी बदबातिन ने डिफ्लेक्शन नाब को अपनी पोजीशन से हिला दिया था, और ऐसा श्रीकांत या राजपाल के अलावा कौन और कर सकता था। मैं इंस्ट्रक्टर से शिकायत करने की हालत में भी नहीं था कि डिफ्लेक्शन नाब का जायजा न लेना मेरी अपनी गलती थी। चंद गहरे सांस लेकर मैंने अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल किया, डिफ्लेक्शन नाब को घुमाकर 0 पर लगाया और दोबारा फायर के लिए तैयार हो गया। अगली गोली मैंने बड़ी आसानी से हदफ के बीचों बीच हिट कर दी थी। यूं 2 गोलियां फायर करके मैंने 3 पॉइंट हासिल कर लिए थे। अगर मैं बाकी रह जाने वाली 3 गोलियां 1800 मीटर के फासले से फायर करता तो तीनों गोलियों के हिट होने की सूरत में मुझे 18 पॉइंट मिलते। 3 पॉइंट दूसरी गोली के और 1.25 पॉइंट सरदार खान वाले मिलाकर हम 22 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन पर आ सकते थे। और अगर मैं ऐसा करने में कामयाब हो जाता तो श्रीकांत पार्टी के इस्तजाही कहकों का बदला ले सकता था। यही सोचते हुए मेरा हाथ हदफ को हरकत देने वाले बटन पर पड़ा, और जब तक हदफ 1800 मीटर के फासले तक न पहुंचा मैंने बटन दबाए रखा। अच्छी कोशिश, मैं तुम्हारे हौसले की दाद देता हूँ। मुझे पुश्त की जानिब से मेजर जेम्स की आवाज सुनाई दी। सठिया गया है। श्रीकांत ने मेरे जख्मों पर नमक छिड़का। नहीं भाई, पीटर स्मिथ बनने की कोशिश में है। इस दफा जेनिफर की आवाज ने मेरे कानों में जहर अंडेला था, मगर मैं तमाम से बेनियाद निशाना साधने लगा। 1800 मीटर का तवील फासला नाकाबिले शिकस्त खाई की सूरत में मेरी तमन्ना की राह में हायल था। लियोपोल्ड टेलीस्कोप साइड के देखने की ताकत इंसानी आंख से 25 गुना ज्यादा है। खाली आंख से नजर न आने वाला हदफ साइड के अंदर बहुत छोटा दिखाई दे रहा था। 2-3 गहरे सांस लेकर मैंने खुद को नॉर्मल किया और फिर मुकम्मल सांस रोककर ट्रैगर दबा दिया। शाबाश, मेरे कानों में मेजर जेम्स की दाद देने वाली आवाज गूंजी। जवान, तुमने कर दिखाया।
फायर करने के बाद मैंने आंख बंद कर ली थी। आंख खोलकर मैंने स्क्रीन की जानिब देखे बगैर दोबारा पहले वाली जगह पर शस्त्र साधी और सांस रोककर अगला राउंड भी फायर कर दिया। जबरदस्त। मेजर जेम्स के नारे ने मेरी समातों में रस घोला। मैंने स्क्रीन की जानिब देखा, दोनों गोलियां दरमियानी नुक्ते से चंद इंच ऊपर लगी थी। तीसरी गोली फायर करके मैं श्रीकांत पार्टी को हरा सकता था, मगर फिर भी मैं तीसरी पोजीशन ले पाता। एक सोच मेरे दिमाग में सरसराई और मैं खड़ा हो गया। क्या हुआ? मिस्टर जेमसन ने आगे बढ़कर मुझे कंधों से थामा। तुम कर सकते हो, बस आराम से, अपने असाब को ढीला छोड़ो। शुक्रिया सर, कहकर मैंने एक गहरी सांस ली। तुम कुछ और सोच रहे हो? मेरी आंखों में झांकते हुए मेजर जेमसन ने इज़्तिरारी अंदाज में कहा। शायद उसने मेरी सोच पढ़ ली थी। नहीं, तुम तीसरी पोजीशन खो दोगे। उसकी गिरफ्त मेरे बाजुओं पर बहुत सख्त हो गई थी। शायद ऐसा ना हो। मेरे मुंह से नहीफ आवाज बरामद हुई। मेजर जेम्स ने मेरे बाजू छोड़कर दोनों हाथ आपस में रगड़े। ओके, मैं कुछ नहीं कहता, मगर ऐसा हो गया तो बहुत अनोखा होगा। उसने सारा बोझ मेरी जानिब मुंतकिल कर दिया। वाकई एक ज़हीन इंस्ट्रक्टर था कि अपने शागिर्द की आंखों में देखकर उसका इरादा जान गया था। सरदार, अपनी जिम्मेदारी संभालो। श्रीकांत और राजपाल के पुजमर्दा चेहरों पर एक निगाह डालकर मैं दोबारा फायर करने के लिए लेट गया। सरदार, जो 1800 मीटर के फासले से 2 गोलियों को हिट होते देखकर खुशी से खिल उठा था, जी जीशान भाई कहकर मेरे करीब आ गया। उसने मेरी कमर के करीब बैठकर अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। गोया इस वक्त उसकी दुआएं, उसका हौसला, उसकी कुव्वत, सब कुछ मुझे मिल गया था। मैं अकेला नहीं था, हम दो थे। और ये स्नाइपर्स का खास अंदाज होता है, किसी भी मुश्किल फायर के वक्त उसे अपने साथी का जज्बाती सहारा चाहिए होता है। फिर सरदार का हाथ मुझे अपने शफीक उस्ताद उमर दराज का हाथ लगा। उसके साथ मेरी समातों में उस्ताद उमर दराज की सरगोशी गूंजी। जीशान बेटा, नामुमकिन सिर्फ वो काम है जिसके बारे सोचा न जा सके। पीटर स्मिथ ने 1800 मीटर से कामयाब फायर किया था और तुमने भी ये कर दिखाया। लेकिन याद रखो, रेंज मास्टर की कारगर रेंज 2000 मीटर है और एक स्नाइपर को रिस्क लेते रहना चाहिए, वरना इसके पास सिर्फ हार का ऑप्शन बचेगा। और हारना तो दुनिया का आसान तरीन काम है। हाथ पर हाथ धरे बैठ जाओ, हार जाओगे। मेरा हाथ हदफ को हरकत देने वाले बटन की तरफ बढ़ा। बटन दबाते ही हदफ आगे को सरकने लगा, यहाँ तक कि स्क्रीन पर 1900 मीटर का हिंसा चमकने लगा था। अगर मैं 1900 से गोली हिट कर लेता तो मुझे 9 नंबर मिलते और 25 नंबरों के साथ हम पहली पोजीशन हासिल कर लेते। अपनी जिस्मानी हेत दुरुस्त करके मैंने राइफल के बट को अपने दाएं कंधे में फंसाया। बायां हाथ बट पर रखकर मैंने राइफल को मजबूती से जकड़ा। अपनी बाईं आंख बंद करके मैंने दायां गाल मखसूस जगह पर टिकाकर आंख को टेलीस्कोप साइड के अदसे से बराबर फासले एडजस्ट किया और मेरी दाईं आंख की दीद टेलीसाइड के अदसों से गुजरती हुई 1900 मीटर दूर मौजूद हदफ पर जा रुकी। मैंने शस्त्र दरमियानी नुक्ते से जरा नीचे ली थी, क्योंकि 1800 मीटर के फासले से फायर होने वाली गोली दरमियानी नुक्ता से चंद इंच ऊपर लगी थी। दाएं हाथ की शहादत की उंगली ने ट्रैगर के गिर्द अपना घेरा तंग किया और फिर सांस रोकते हुए मैंने ट्रैगर प्रेस कर दिया। इसके साथ ही मैंने अपनी आंखें बंद करके अपना माथा जमीन पर टेक दिया। बिल्कुल खामोशी छा गई थी और फिर इस खामोशी को मेजर जेम्सन की पाटदार आवाज ने तोड़ा। नाकाबिले यकीन